हेलो गाइस, वेलकम बैक टू SRG स्टडी। स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल SRG स्टडी में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं बिहार बोर्ड कक्षा 7 का सोशल साइंस हिस्ट्री यानी कि इतिहास अतीत से वर्तमान भाग 2। चैप्टर नंबर 5 है शक्ति के प्रतीक के रूप में वास्तुकला, किले एवं धार्मिक स्थल। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो इसको लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकेगा। तो आइए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। अभ्यास प्रश्न का पहला प्रश्न है, लिंगराज और महाबोधि मंदिर की संरचना में क्या अंतर दिखता है? तो ध्यान से पढ़ेंगे इसको। लिंगराज की बात करते हैं तो लिंगराज मंदिर का ऊपरी भाग होता है जहाँ पर कम पतला है, वहीं महाबोधि जो मंदिर है उसका ऊपरी भाग नुकीला होता है। लिंगराज मंदिर के पास से छोटे मंदिर का एक समूह दिखाई देता है, वहीं महाबोधि मंदिर के में मात्र 2 ही छोटे मंदिर दिख पाते हैं। तो ये 2 अंतर यहाँ पे दिखाया गया था। जो लिंगराज का मंदिर होता है ऊपर का भाग कैसा होता है? पतला होता है, जबकि महाबोधि का जो मंदिर है उसका ऊपर वाला भाग जो होता है वो नुकीला होता है। लिंगराज मंदिर के आसपास में देखेंगे तो छोटे छोटे मंदिरों का कई समूह है, जबकि महाबोधि मंदिर में मात्र 2 ही छोटे मंदिर दिखाई देते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रश्न नंबर 2 में पूछ रहा है, कोणार्क का सूर्य मंदिर तथा मीनाक्षी मंदिर के ऊपरी भागों में क्या अंतर है? तो ध्यान में रखेंगे, जो हमारा कोणार्क का सूर्य मंदिर है उसकी जो शिखर है मीनाक्षी मंदिर की अपेक्षा छोटा है। कोणार्क मंदिर का शिखर त्रिकोणाकार है, जबकि मीनाक्षी मंदिर का शिखर चौकोर है और ऊपर धनुषाकार होता है। तो ये अंतर आपको देखने को मिलेगा कोणार्क और मीनाक्षी मंदिर के ऊपर शिखर में क्या क्या अंतर है उसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि मध्यकाल में मंदिर निर्माण की कितनी शैली मौजूद थी? ध्यान में रखेंगे, मध्यकाल की बात करते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है। पहला है ऑप्शन 4, दूसरा ऑप्शन है 5, तीसरा ऑप्शन है 3 और चौथा ऑप्शन है 2। तो उस समय ध्यान में रखेंगे 3 प्रकार की शैलियाँ मंदिर निर्माण के लिए 3 प्रकार की शैली मौजूद उस समय थी। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है कि बिहार में नागर शैली में बने मंदिर का सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है? पहला ऑप्शन है महाबोधि का मंदिर, दूसरा है देव का सूर्य मंदिर, तीसरा है पटना का महावीर मंदिर, चौथा है गया का विष्णु मंदिर। तो ध्यान में रखेंगे ऑप्शन नंबर का हो जाएगा महाबोधि जो मंदिर है ये नागर शैली का बहुत अच्छा उदाहरण है, जो कि पटना में स्थित है, इसलिए ऑप्शन नंबर का बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मुसलमानों द्वारा बिहार में बनाई गई सबसे महत्वपूर्ण इमारत कौन सी है? पहला ऑप्शन है मलिक बया का मकबरा, दूसरा है बेगू हजाम की मस्जिद, तीसरा है तेलहाड़ा की मस्जिद और चौथा है मनेर की दरगाह। तो ध्यान में रखेंगे जो मनेर की दरगाह है ये मुसलमानों द्वारा बनाया गया बिहार की सबसे महत्वपूर्ण इमारत में से एक है। ध्यान में रखेंगे मनेर की दरगाह। अगला प्रश्न है कि प्रश्न नंबर पूछा जा रहा है कि गुप्तकालीन स्थापत्य कला अपने चरम पर कब पहुंचा? मुगलकालीन, हमने गुप्तकालीन बोल दिया था। मुगलकालीन स्थापत्य कला अपने चरम पर कब पहुंचा? ध्यान में रखेंगे उत्तर में पहला ऑप्शन दे रखा है अकबर के काल में, दूसरा है जहांगीर के काल में, तीसरा है शाहजहां के काल में और चौथा औरंगजेब के काल में। तो संगीत की अगर बात करते हैं संगीत कला में आ जाते हैं जहांगीर साहब, लेकिन अगर हम बात करें स्थापत्य कला में तो स्थापत्य कला में यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा शाहजहां। ठीक है, जैसे कि पता आपको 1526 में बाबर ने, इससे पहले चैप्टर में हमने पढ़ लिया था, 1526 में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा करके मुग़ल वंश की स्थापना की थी। फिर उसके बाद उसका पुत्र हुमायूं राजगद्दी पे बैठा था। हुमायूं के बाद उसका पुत्र होता है अकबर के बाद उसका पुत्र होता है जहांगीर के बाद उसका पुत्र आता है शाहजहां के बाद औरंगजेब। इस प्रकार से आप लास्ट अगर बात करते हैं मुग़ल शासक तो बहादुर शाह जफर द्वितीय जो थे वो लास्ट मुग़ल शासक थे। प्रश्न नंबर 5 है, शाहजहां ने लाल किला का निर्माण दिल्ली में किस वर्ष कराया था? पहला ऑप्शन है 1638,
दूसरा ऑप्शन है 1648, तीसरा ऑप्शन है 1650 या चौथा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बिल्कुल सही है 1638 में शाहजहां ने लाल किले का निर्माण कराया था जो दिल्ली में 1638 ईस्वी में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर, इसमें पूछ रहा है सही और गलत की पहचान करें। पहला ऑप्शन दे रखा उत्तर भारत में मंदिर निर्माण की जो द्रविड़ शैली प्रचलित थी, ये बात सही है गलत है। पहली बात करते हैं तो पहली आपकी बिल्कुल गलत है। सही है कि यहाँ पे नागर शैली प्रचलित थी। जो उत्तर भारत की बात करते हैं तो उत्तर भारत में जो शैली प्रचलित थी वो कैसी थी, वो नागर शैली उत्तर भारत में प्रचलित थी, नागर। तो पहला बात बिल्कुल असत्य हो जाता है क्योंकि इसने द्रविड़ शैली की बात की है। सेकंड है कोणार्क का सूर्य मंदिर बंगाल में स्थित है, तो ये भी बात बिल्कुल गलत हो जाएगी क्योंकि जो सूर्य का कोणार्क मंदिर है ये आपका उड़ीसा में स्थित है। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 4 पूछ रहा है कि तीसरा पूछ रहा है कि मुगलकालीन वास्तुकला अकबर के शासनकाल में अपने चरम पर विकास पर था। बिल्कुल गलत। अभी आपने देखा वास्तुकला की बात करते हैं तो इस समय ठीक है। तो वास्तुकला की अगर हम बात करते हैं तो वास्तुकला में ध्यान रखेंगे स्थापत्य कला वास्तुकला की बात करते हैं तो यहाँ पे शाहजहां थे। और अगर हम संगीत कला की बात करते हैं तो संगीत कला के अंतर्गत आपके जहांगीर साहब आ जाते हैं। पॉइंट नंबर 4 है शेरशाह का मकबरा सल्तनत काल और मुगल काल की वास्तुकला के बीच की मध्य की भूमिका निभाता है। बिल्कुल बात सही है। जो शेरशाह का मकबरा है वो सल्तनत काल और मुगल काल की वास्तुकला के मध्यस्थ की भूमिका को निभाता है। पॉइंट नंबर 5 है बिहार में मुस्लिम उपासना स्थल निर्माण का प्रथम उदाहरण बेगू हजाम मंदिर है। तो ये बात बिल्कुल गलत है दोस्तों। मुंगेर का यहाँ पे जो मस्जिद है ये यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बिहार में मुस्लिम उपासना का जो स्थल निर्माण का प्रथम उदाहरण है वो मुंगेर का मस्जिद है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर नेक्स्ट है कि मंदिर के निर्माण में राजा की महत्ता का ज्ञान कैसे होता है। मंदिर के निर्माण से राजा की महत्ता का ज्ञान कैसे होता है इसके बारे में पूछ रखा है। ध्यान में रखेंगे मध्यकालीन शासकों ने जितने मंदिर बनवाए हैं यह उनकी आस्था का प्रतीक था ही। यह भी संभव है कि वे राजा प्रजा को यह दिखाना चाहते थे कि वे उनकी आस्था को भी आदर देना चाहते हैं। वे प्रजा से अपने आदर्श के भी महत्वाकांक्षी थे। वे यह भी दिखाना चाहते थे कि वे न सिर्फ सैनिक शक्ति में बल्कि आर्थिक दृष्टि से भी मजबूत हैं। वे वास्तुकारों को रोजगार भी मुहैया कराना चाहते थे। इस प्रकार से हम देखते हैं मंदिरों के निर्माण में राजा की महत्ता का ज्ञान निश्चित ही प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है कि वर्तमान इमारत और मध्यकालीन इमारत में उपयोग की जाने वाली सामग्री के स्तर पर आप क्या क्या अंतर देखते हैं। तो उत्तर लिखेंगे वर्तमान इमारत और मध्यकालीन इमारत में उपयोग की जाने वाली सामग्री के स्तर पर हम यह अंतर पाते हैं कि वर्तमान में ईंट बालू सीमेंट छड़ की प्रधानता रहती है। कुछ धनी मनी वाले लोग फर्श बनाने में संगमरमर का उपयोग भी करते हैं। इससे पूर्व अंग्रेजी काल में ईंट चूना सूजी का गाढ़ा लकड़ी और छड़ आदि का उपयोग होता था। 1950 से पहले बने इमारत में यही सामग्रियां व्यवहार की जाती थी। मध्यकालीन इमारत में मुख्य सामग्री पत्थर थे। पत्थरों को तराशा जाता था। मंदिर की बाहरी और भीतरी दीवारों को विभिन्न प्रकार की मूर्तियों से अलंकृत किया जाता था। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है मंदिर के निर्माण में नागर और द्रविड़ शैली में अंतर बताइए। ध्यान में रखेंगे मंदिर निर्माण की नागर और द्रविड़ शैलियों का उपयोग
साथ साथ ही हुआ नागर शैली जहाँ उत्तर भारत में प्रचलित थी, वहीं द्रविड़ शैली जो थे वो दक्षिण भारत में प्रचलित थी। ध्यान में रखेंगे, जो नागर शैली कहाँ पे थी, हमारे उत्तर भारत में प्रसिद्ध थी या प्रचलित थी, उत्तर भारत में। और जो द्रविड़ शैली थी वो दक्षिण भारत में प्रसिद्ध थी या प्रचलित थी। नागर शैली के मंदिर का आधार से शीर्ष तक आयताकार एवं शंक्वाकार रचना से बने होते थे। शीर्ष क्रमशः नीचे से ऊपर पतला होता जाता है, जिसे शिखर कहा जाता है। प्रधान देवी देवता की मूर्ति जहाँ स्थापित होती है उसे गर्भगृह कहते हैं। मंदिर अलंकृत स्तंभों पर टिका होता है तथा चारों ओर से प्रदक्षिणा पथ भी होता है। द्रविड़ शैली की विशेषता भी थी कि गर्भगृह के ऊपर कई मंजिल का निर्माण होता था, जो कि न्यूनतम 5 और अधिकतम 7 मंजिल तक होते थे। स्तंभों पर टिका एक बड़ा सा कमरा होता था जिसे मंडप कहा जाता था। गर्भगृह के सामने अलंकृत स्तंभों पर टिका एक बड़ा कक्ष होता था जिसे धार्मिक अनुष्ठान किए जाते थे। प्रवेश द्वार भव्य और अलंकृत होता था, इसे गोपुरम कहा जाता था। जो प्रवेश द्वार होता था उसको किस नाम से जाना जाता था, गोपुरम के नाम से जाना जाता था। हम लोग इस पाठ के सारांश को देखेंगे। महल हो या मंदिर, इन सब का बनना समय की संपन्नता के सूचक होते हैं। जब साधारण किसान या व्यापारी को धन होता है तो वह अपना घर बनाता है, वैसे ही राजा और बादशाहों द्वारा निर्मित महल, किला और मंदिर उनकी संपन्नता के सूचक हैं। ऐसे निर्माणों से कारीगरों को रोजी मिलती है, कला कौशल जीवित रहता है। मध्यकालीन शासक ने स्थापत्य कला के बेहतरीन नमूने प्रस्तुत किए। 8वीं से 18वीं शताब्दी के बीच विभिन्न शैलियों के विभिन्न इमारतें, किले, मंदिर, मस्जिद और मकबरे बने। 8वीं से 13वीं सदी के बीच जो मंदिर बने वे सभी नागर और द्राविड़ शैली नामक 2 शैलियों में बने। उड़ीसा में जगन्नाथ मंदिर, सूर्य मंदिर, मध्य प्रदेश में खजुराहो मंदिर अपनी सभ्यता और सुंदरता में सानी नहीं रखते हैं। ये मंदिर नागर शैली के हैं। ऊपरी शीर्ष को शिखर कहा जाता है। मंदिर के केंद्रीय भाग प्रमुख देवताओं के लिए होता था जिसे गर्भगृह कहा जाता था। कोणार्क का सूर्य मंदिर रथ के आकार का है। वह इसलिए कि सूर्य अपने रथ पर ही घूमते हैं, जिससे 7 घोड़े जुड़े रहते हैं। इस मंदिर में भी रथ के पहिए तथा 7 घोड़ों का आकार उकेरित है। 13वीं से 16वीं सदी के बीच मुस्लिम शासकों द्वारा इमारतों का निर्माण हुआ। ये शासक तुर्क और अफगान थे। सर्वप्रथम इन्होंने अपने रहने के लिए भवन बनाए, बाद में उपासना हेतु मस्जिदों का निर्माण कराया। इन्होंने पहले से मौजूद कुछ मंदिरों को तोड़ करके मस्जिदों में परिवर्तित किया। तुर्क अफगानों ने पहली मस्जिद कुतुब मीनार परिसर में बनाई, जिसका नाम कुब्बत उल इस्लाम रखा। इस काल की शैली में परिवर्तन के साथ ही सामग्री में भी बदलाव आए। हिंदू मंदिर और किले जहां पत्थर के तराश कर बनाए जाते थे, वहीं अब ईंट का उपयोग होने लगा। चूना और सुरजी के मिश्रण से गारा बनाया जाता था। कुतुब मीनार में प्रवेश द्वार अलाई दरवाज़ा को बनाने में पूर्णतः वैज्ञानिक विधि अपनाई गई है। तुगलक कालीन स्थापत्य कला में गयासुद्दीन का मकबरा में एक नई शैली का इजाद हुआ। इस काल में इमारत ऊंचे चबूतरे पर बनाए जाते थे। जैसे जैसे दिल्ली सल्तनत कमज़ोर होता गया, वैसे वैसे कारीगर इधर उधर बिखरते गए। अब स्थानीय शासकों ने भवन बनवाए। जौनपुर का अटाला मस्जिद इसी का प्रमाण है। जौनपुर के अलावा गुजरात, बंगाल और मालवा के स्थानीय शासकों ने कला को काफ़ी संरक्षण दिया। बिहार में भी तुर्क अफगान शैली में इमारत का निर्माण हुआ। बिहार शरीफ का मालिक इब्राहिम का मकबरा, तेलहरा की मस्जिद, बेगू हजाम की मस्जिद उसी काल के नमूने हैं। आगे चलकर मुग़ल काल में अनेक इमारतें बनी। मुग़लों ने भव्य महलों, किलों, विशाल द्वारों, मस्जिदों एवं बागों का निर्माण कराया। बाबर ने 4 बाग की योजना बनाई। उसके वंशजों ने उसे कार्य रूप में परिणत किया। कुछ सार्वजनिक सुंदर बागों में कश्मीर, आगरा, दिल्ली आदि में जहांगीर और शाहजहां के बनवाए बाग हैं। अकबर द्वारा बनवाई इमारत में इस्लामिक, हिंदू, बौद्ध, जैन तथा स्थानीय वास्तु शैली का कुप्रथम
प्रत्यय दिया गया है। उसने आगरा तथा फतेहपुर सीकरी में किले और महलों का निर्माण कराया। उसका बनवाया बुलंद दरवाज़ा उसी समय की स्थापत्य कला का एक बेजोड़ नमूना है। हुमायूं का मकबरा संगमरमर का बना है। इम्तादुद्दौला के मकबरा में पहली बार पितरादुरा का प्रयोग हुआ। शाहजहाँ का शासनकाल भव्य इमारतों का काल था। शाहजहाँ ने पितरादुरा का उपयोग खूब किया। ताजमहल की गिनती विश्व के 7 आश्चर्यों में होती है। शाहजहाँ ने दिल्ली और आगरे में लाल किले का निर्माण कराया। शाहजहाँ के काल में निर्माण कार्य अनवरत रूप से चलते रहे। ताजमहल में सिंहासन के पीछे पितरादुरा उकेरित है। औरंगजेब के शासनकाल के निर्माण कार्य ठप रहा। उसने लाल किले में मोती मस्जिद बनवाई। औरंगाबाद महाराष्ट्र में उसने अपनी पत्नी का मकबरा बनाया, जो बीबी का मकबरा के नाम से भी प्रसिद्ध है। बिहार में भी मुगल कालीन शैली का नमूना है। वह है मनेर स्थित शाह दौलत का मकबरा, जो कि 1617 में बना। इसमें अकबरकालीन मुगल शैली की विशेषता स्पष्ट देखी जा सकती है। अवध के नवाबों ने भी अनेक भवन बनवाए, जिसमें से भूल भुलैया काफ़ी प्रसिद्ध है। बिहार के भवनों में शेर शाह का मकबरा भी बहुत प्रसिद्ध है। यह एक झील के बीच में बना अष्टकोणीय इमारत अफगान वास्तुकला की कहानी कह रहा है। यह 1545 में पूरी तरह बनकर तैयार हो गया था। शायद शेर शाह को अपनी उत्तराधिकारियों की योग्यता का विश्वास नहीं था, इसलिए उसने अपना मकबरा अपने जीवन काल में ही बनवा लिया था। इसी साथ ये चैप्टर कंप्लीट होता। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आए इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।